अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई टेक्नोलॉजी नहीं है बजाते खुद, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूँ समझेंगे एक तरह से मिक्सचर है। और मिलिट्री के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका खौफनाक पहलू है वो मशीन लर्निंग है। अब ये क्या होता है मशीन लर्निंग? एक कहानी सुनाते हैं आपको। रिसेंटली अभी कुछ साल पहले की, तकरीबन 2500 साल से चाइना में एक गेम खेला जाता है जिसे कहते हैं वीकी, या इसको गो भी कहा जाता है। इट्स अ बोर्ड गेम, जैसे लूडो और शतरंज है ना, इस तरह का गेम है। और ये दुनिया का सबसे मुश्किल गेम माना जाता है, सबसे मुश्किल बोर्ड गेम माना जाता है। शतरंज से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 2500 साल से ये गेम खेला जाता रहा है। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट किस्म की एक चिप्स होती हैं, ब्लैक एंड वाइट, दो खिलाड़ी खेलते हैं बिल्कुल शतरंज की तरह। सफ़ेद और काले किस्म की चिप्स होती हैं उनके पास गो गेम के अंदर, और इनको वो प्लेस करते जाते हैं। कुछ इस अंदाज से प्लेस करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एरिया उस बोर्ड गेम के अंदर, जो सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है अपनी चालों के ज़रिए, वो जो है वो जीत जाता है गेम। इस गेम का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो यही है कि जिसके पास ज़्यादा एरिया होगा वो जीत जाएगा ये गेम। अच्छा, 2500 साल से एज वी सेड ये गेम खेला जाता है। नाउ इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या संबंध है और वो कहानी क्या है जो कि हम कह रहे थे कि अभी 2-4 साल पहले की कहानी है, वो सुना दें आपको। हुआ ये था कि 2016 में एक रोज़ क्या हुआ कि पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले सिस्टम का मैच कराया जाता है इंसान के साथ, गो गेम का मैच। ये जो गो गेम अभी हमने आपको, इसका मैच कराया जाता है। इसके आलमी चैंपियन जो था ना, वर्ल्ड चैंपियन इस गेम का जो था, कोई कोरियन बंदा था, कोरिया का, उसके साथ मैच कराया जाता है। दुनिया के अंदर ये पहला गालिबन मुकाबला था मैन वर्सेस मशीन का, और वो खेल जो था ना, मशीन जीत जाती है, मशीन जीत जाती है। और जो टेक्नोलॉजी उस मशीन के अंदर इस्तेमाल की गई थी उसमें असल में बहुत बड़ी तादाद में डेटा, बहुत बड़ी तादाद में डेटा उसके अंदर डाला गया था। उस गेम की जो चालें थीं वो ऐड की गई थीं, और कंप्यूटर को कुछ इस तरह से ट्रेनिंग दी गई थी, डिज़ाइन किया गया था कि वो खुद ही वो डेटा जो उसके अंदर डाली गई थी इसको इस्तेमाल कर रहा था। प्लस में वो जो सामने वाला चाल चल रहा था ना, इंसान जो चैंपियन था, वो जो चाल चल रहा था उसको भी सीख रहा था, उसको भी मशीन रीड कर रही थी, और फिर उसके जवाब में अपनी चाल खुद ही उस हिसाब से चल रही थी। अब ये प्रोसेस असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक शक्ल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़बान में इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। ये है मशीन लर्निंग असल में। सैटेलाइट इमेजेस से लेकर और फिर मैप्स और फिर मुखालिफ मुल्क के डिफेंस सिस्टम की जो डेटा है ना, वो मशीन के अंदर डाली जाती है, और बाकी काम सारा का सारा मशीन ने करना होता है। ये मशीन लर्निंग का सबसे खौफनाक पहलू है, और इसीलिए कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये जो जंगें होंगी ना आने वाली दुनिया में, इसमें S-400 फला मिज़ाइल इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं होगा। ये आराम से डिफ्यूज़ किए जा सकते हैं। कायनात के खालिक परवरदिगार की जानिब से, अल्लाह पाक की जानिब से धरती पर ये जो बिसात बिछाई गई है ना, बिसात, इसमें इंसानी काफ़िला चलते चलते इस लेवल पर पहुंच चुका है कि आज के दौर में खुदा के पैदा किए गए इंसानों के बीच एक मैसिव पावर स्ट्रगल इतनी ज़्यादा शदीद कभी नहीं हुई जो कि इस वक्त है। मतलब माजी में भी इंसान लड़ते रहे ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करने के लिए, मुल्क आपस में लड़ते रहे, लेकिन इस वक्त जितना शदीद स्ट्रगल है ना, पहले कभी भी नहीं थी। और दुनिया की दो बड़ी फोर्सेस दुनिया पे इस वक्त रूल करने के लिए एक दूसरे से बाजी ले जाने के चक्कर में, यानी कि अमेरिका और चीन। इस ताकत की गेम में फिर दुनिया के कई मुल्क डिस्टेबलाइज भी हो रहे हैं, अफरा तफरी भी है, केओस भी है। एक मुल्क इन्फ्लुएंस गेन करने के चक्कर में है, यानी कि चाइना, और इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए वो अपना फाइनेंशियल जो उसकी ताकत है उसको इस्तेमाल कर रहा है। पैसे की ताकत को वो विन विन अप्रोच पे काम करने की कोशिश कर रहा है कि दूसरा भी जीते, मैं भी जीतूं। लेकिन दूसरा मुल्क यानी अमेरिका, उसके पास पैसे नहीं है इतने ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, उसके इन्फ्लुएंस को, चाइना के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के चक्कर में, और उसमें वो फिर मिलिट्री और प्रॉक्सी वॉर्स और ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। एज अ रिजल्ट चाइना को भी काउंटर करने की उसमें कोशिश करनी पड़ रही है। वो भी इसमें फिर डिफेंस और ये सारी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो रहा है। ये जो कोल्ड वार शुरू हो चुकी है ना, कोल्ड वार 2.0, ये पहली वाली जो कोल्ड वार 1 थी उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इसका एक बहुत बड़ा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में है। वो एरिया जहां दुनिया के सिर्फ 2-4 मुल्क ही ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। इनके ये जो शुरू के जो 2-4 मुल्क हैं दुनिया के, इनके और बाकी की दुनिया के बीच ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मसला ये है सारा, ये 2-4 मुल्क बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं और बाकी की दुनिया बहुत पीछे है इस मैदान के अंदर। और जंग की असल डोमेन ही यही है आने वाले सालों में।
असल डोमेन ही जंग होगी इसी में। विद इन 2 to 4 ईयर्स आप देखेंगे कि जंगों का अंदाज ही दुनिया के अंदर बदलने वाला है। बहुत सारे जो आज के वेपन्स हैं ना वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो सवाल ये है कि इन मुल्कों के फिर जो इत्तेहादी हैं, यानी कुछ मुल्क ऐसे हैं जो कि चाइना की साइड पे, कुछ मुल्क ऐसे हैं जो कि अमेरिका की साइड पे, कुछ अभी भी ऐसे हैं जो कि दोनों साइड्स पे हैं। तो सवाल ये सारे मुल्क कितने प्रिपेयर्ड हैं इन नए ज़माने की जंगों को फेस करने के लिए, कोल्ड वार में कितने प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि देखें ना, धुआं तो उधर से ही उठता है जहाँ आग लगी हुई होती है। तो धुआं उठ रहा है मतलब आग तो है, और इस आग की लपेट में वो सारे मुल्क आ सकते हैं जो कि प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। उनकी सॉवरेनिटी, उनके लिए उनकी जो आज़ादी होगी ना, वो उनके लिए मेंटेन रखना, उसको बचा के रखना बड़ा मुश्किल होगा मॉडर्न जो ज़माने की जंग है। अब सवाल ये है कि ये सारे मुल्क कितने प्रिपेयर्ड हैं। देखें, चाइना का गढ़ क्या है? एशिया है ना, एशिया चाइना का गढ़ है। ये खास तौर पर टेस्टिंग ग्राउंड होगा इन नई टेक्नोलॉजीज़ का। यहाँ पर ये सारे हथियार, ये सारी टेक्नोलॉजीज टेस्ट की जाएंगी एशिया के अंदर, एशिया के मुल्कों के अंदर अमेरिका टेस्ट करेगा, चाइना के राइवल्स टेस्ट करेंगे, और ख़ुद एशिया के अंदर जो चाइना के जो मुखालिफिन है, चाइना भी टेस्ट कर सकता है इसकी जो टेक्नोलॉजीज अपने, वो उन पर, ख़ासतौर पर इंडिया के ऊपर वो करेगा। तो एशिया के अंदर इन दोनों के इत्तेहादी, अमेरिका और चाइना के इत्तेहादी, ये कितना प्रिपेयर्ड हैं इन नई जंगों के लिए, कितना प्रिपेयर्ड हैं, इसमें सर्वाइव करने के लिए कितना प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है ना इन मुल्कों के अंदर, सर्टेनली ये इन मुल्कों के इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर के डोमेन्स में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसमें आलमी ताकतों से मुकाबला करने के लिए काफ़ी नहीं है इनके पास जो भी कैपेबिलिटीज़ है। और दुर्भाग्य यह है कि आगे चलकर डेड एंड आने वाला है, डेड एंड की परिस्थिति आने वाली है, यानी कि इधर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस, इस वाली सिचुएशन आने वाली है, जैसा कि पिछले कोल्ड वार में हुआ था। पिछले कोल्ड वार में यही चीज़ हो गई थी ना, शुरू में जब कोल्ड वार की स्टार्टिंग के दिन थे, बहुत सारे मुल्क ऐसे ही थे। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब उस वक्त भी बहुत सारे मुल्क यही कह रहे थे, हम अमेरिका के भी साथ हैं, हम तो रशिया के, सोवियत यूनियन के भी साथ हैं, दोनों मित्र हैं हमारे, देखे ना, हम तो दोनों के साथ हैं। उस वक्त भी यही हुआ था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आगे चलकर ये सीन आ गया, इधर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस। अच्छा, अब इस कोल्ड वार में भी यही सीन आएगा आगे चलकर, आज नहीं तो 2-4 साल के बाद आ जाएगा। अब ये जो एशिया के मुल्क हैं, वैसे तो दुनिया भर पे ये फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन खासतौर पर एशिया के मुल्क हैं, ये जिसके भी साथ जाएंगे, उस ग्रुप का विरोधी ग्रुप फिर यकीनन साइबर वॉरफेयर और फिर स्पेस और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल, ये सब डोमेन्स में फिर कार्रवाइयाँ करेगा उन मुल्कों के खिलाफ, यकीनी तौर पर करेंगे। दुनिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द डिप्लोमेट, इन्होंने आज वैसे साउथ ईस्ट एशिया के लिए लिखा है। साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक सख्त सवाल उन्होंने पूछा है कि व्हाट डज द यूएस चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइवलरी मीन्स फॉर साउथ ईस्ट एशिया। अच्छा, ये मसला सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया का नहीं, पूरे एशिया का है, और मौजूदा जो सरकारें हैं ना इस रीजन के अंदर, उन पर बड़ा कड़ा वक्त आने वाला है। फैसला करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा आने वाले सालों के अंदर। वो कह रहे हैं, जैसे कि द डिप्लोमेट वाले, कि एस्केलेटिंग सुपर पावर टेक्नोलॉजी कंपटीशन विल फोर्स गवर्नमेंट्स इन द रीजन टू मेक सम टफ चॉइसेस। अब मजबूर हो जाएंगी सरकारें, मजबूर हो जाएंगी मुश्किल फैसले लेने के लिए। देखें, इन डोमेन्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि साइबर हमले, साइबर एस्पायनेज, ये तो आम सी बात होगी। रोज़ाना सुनेंगे, आज आप फलां मुल्क की फलां बैंक पे साइबर हमला हो गया, इतने अरब रुपए निकल गए, आज फलां मुल्क की फलां बैंक पे हमला हो गया, इतने करोड़ रुपए निकल गए। ये सारी बातें होंगी। आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर मुल्कों का बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना, ख़ास तौर पर वनरेबल है, इनको उड़ाया जा सकता है। एनर्जी सेक्टर पर हमले होंगे, बिजलियाँ चली जाएंगी, फैक्ट्रियाँ बंद की जाएंगी। हालांकि चाइना के BRI का जो सबसे अहम तरीन हिस्सा है डिजिटल सिल्क रोड, इसको कहते हैं, इसका एक मेन टास्क ये भी है, इन्होंने रखा हुआ है चाइनीज़ ने, कि BRI के मुल्कों को राइवल फोर्सेस की ये जो इस तरह के हमले होंगे ना डिजिटल इसमें स्पेक्ट्रम में, उससे कैसे बचाना है, ये उसका डिजिटल सिल्क रोड का एक अहम बुनियादी हिस्सा है। हाउएवर, अमेरिका ने अभी तक अपनी कैपेबिलिटीज़ शो ऑफ नहीं की, तो वो अभी तक क्लोज्ड हैं काफ़ी अमेरिकन, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ शो ऑफ नहीं की। चाइनीज़ ने भी अभी तक अपनी कैपेबिलिटीज़ कोई बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं की। जब ये खुलेंगे ना, जब ये अपनी कैपेबिलिटीज़ शो करना शुरू हो जाएंगे, तब बहुत बड़ा गेम दुनिया के अंदर शुरू हो जाएगा। और इस वक्त ये जो मौजूदा टाइम चल रहा है, ये याद रखें कि इसमें मिडिल और छोटे लेवल के जो देश हैं ना, वो फ़ायदा उठा रहे हैं इस अमेरिका और चाइना की राइवलरी से, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके पास चॉइसेस हैं कि या अमेरिका नहीं तो चाइना नहीं देगा तो वो चीज़ हम अमेरिका से लेंगे। लेकिन आगे चलकर ये मल्टीलैटरलिज्म ख़त्म होने जा रहा है दुनिया के अंदर, और दुनिया दोबारा यूनिपोलर हो जाएगी।
तो तब बड़ी मुश्किल सूरत हाल इन देशों के लिए पैदा होने जा रही है, क्योंकि नेगोशिएशंस के अंदर इनके पास ऑप्शन लिमिटेड हो जाएंगे और सिर्फ वही मुल्क अपनी आज़ादी सोवरेनिटी बरकरार रख पाएंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में सेल्फ सफिशिएंट होंगे। बाकी जो है इस टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में 2030 में चाइना ने कहा हुआ है कि हम तो दुनिया के नंबर 1 बनेंगे 2030 तक। तो 2030 में वैसे बचे सिर्फ 8 साल। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल इन सारे मुल्कों को पूछना चाहिए खुद से कि क्या वो इस टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर जो शुरू होने जा रही है दुनिया में उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, उन्होंने क्या किया है। अमेरिका और चाइना के लिए तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन जीत रहा है, लेकिन बाकी के जो मुल्क हैं ना, जो इनके इत्तेहादी हैं, उनके लिए तो ये कहा जा सकता है कि वह जिस भी कैंप में जाएंगे, अगर वो कैंप नीचे गया, वो हार गया, तो उन मुल्कों का अपना भी जो सर्वाइवल होगा वो स्टेक पे होगा और जो नया फिर इसके बाद ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज होगा वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। मतलब उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है जो कि हारी हुई साइड के पीछे रहेंगे।